Learn today for a better tomorrow with the team learning curve. Hello friends, back with another video of science topic. ये टॉपिक का पार्ट 5 है. बायो सीरीज ही चल रही है. फोर पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड. अगर आपने नहीं चेक किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए. तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स को डाउट रह गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल. क्वेश्चन है, हमें बताना है इन 4 पार्ट्स में से बैट, लीफी आर्नेटर, व्हेल या स्पाइनी आर्नेटर, इन चारों में से कौन सा एक एग लेइंग मैमल है. तो आंसर तो मैंने बता ही दिया था, स्पाइनी आर्नेटर. अब इस चीज़ को ना एक चीज़ से देखिए. मैमल्स के 3 ग्रुप्स होते हैं. 3 ग्रुप्स में मीन्स डिवाइडेड होता है. एक हो गया मार्सुपियल्स, सेकंड मोनोट्रीम्स, सेकंड इज मोनोट्रीम्स और थर्ड इज प्लेसेंटल. 3 ग्रुप्स मैमल्स के, मार्सुपियल्स, मोनोट्रीम्स या फिर प्लेसेंटल्स. अब मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स को छोड़ के मोनोट्रीम्स ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं, जो कि एग ले करते हैं. एग लेइंग मैमल्स. अब इन एग लेइंग मैमल्स की एग्जांपल्स क्या हैं. मोस्टली सभी ख़त्म हो चुके हैं ये वाले मैमल्स, करीब 3 से 4 को छोड़कर. स्पाइनी आंट ईटर, या फिर इसे कह देते हैं एगडीना. और सेकंड इज प्लेटिपस. ठीक. 3 मेन टाइप्स ऑफ मैमल्स, मोनोट्रीम्स, प्लेसेंटल, मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स. मोनोट्रीम्स इज एग लेइंग, एग्जाम्पल स्पाइनी आंट ईटर, या फिर उसे कहें एगडीना या फिर प्लेटिपस. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को डाउट था वो था क्लेटेलम इज फाउंड इन. क्लेटेलम इनमें से कौन से किस में फाउंड होता है. लीच, स्नेल, नेरेसिस या फिर अर्थवर्म. इनकी ऑप्शंस गलत होगी. हम थर्ड का नेरेसिस हटा देते हैं, हम कर देते हैं बोथ 1 and 4. ठीक. तो क्लेटेलम किस में फाउंड होता है. लीच एंड अर्थवर्म, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. अब वीडियो देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस भी. तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज. फ्लावरलेस प्लांट्स को क्या कहा जाता है. आर टर्म्ड एज क्रिप्टोगैम्स. और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे फ्लावरलेस प्लांट्स का है, उनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स. और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जो जिन पे फ्लावर उगता है, एक होते हैं फ्लावरलेस प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स नहीं उगते, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जिस पे फ्लावर्स उगते हैं. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्मी. फ्लावरलेस प्लांट्स क्रिप्टोगैम्स और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्मी. ठीक. सेकंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज. हमें बताना है इन चारों में से लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है. स्पॉन्ज, मॉलस्क, आर्थ्रोपॉड या इकाइनोडर्म. तो करेक्ट आंसर इज मॉलस्क. मॉलस्क लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है और इसकी करीब 80,000 स्पीसीज हैं. 80,000, नॉट फिक्स्ड, मतलब 80,000 के करीब स्पीसीज हैं. और इतनी ज़्यादा स्पीसीज इससे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ बताती है. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स on earth.
सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। ये टाइनी स्नेल से लेके जायंट स्क्विड्स या ऑक्टोपसेस तक इनकी रेंज है, मतलब इतने तरह के स्पीसीज है मोलस्क के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। इनमें से कौन सा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इतने तो समझदार हो गए हैं कि हम सिर्फ ऑप्शंस देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा उड़ रहा है। वेल नहीं उड़ सकती, बैट हाँ जी उड़ सकती है, हैन नहीं, लिजार्ड नहीं, तो बैट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कॉमनेस्ट मैमल इज। इनमें चारों में से कॉमनेस्ट मैमल कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, मैन। मैन एक कॉमनेस्ट मैमल है। सबको पता है ना, होमो सैपियंस लैटिन नेम है वाइज मैन का, लैटिन नेम ऑफ वाइज मैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जॉज आर एब्सेंट इन। बताना है जॉज किस में एब्सेंट है, बर्ड्स, फिशेस, प्रोटोकॉर्डेट्स या रेप्टाइल्स। अब ये देखिए मैंने एब्सेंट कहा है, इसमें ये भी आ सकता है कि प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट किस में है। इसका करेक्ट आंसर क्या है पहले, कि जॉज किस में एब्सेंट है, वो है प्रोटोकॉर्डेट्स। मतलब इससे आप ये रिलेट करिए कि बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स में जॉज जो हैं वो क्या है, प्रेजेंट। बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स में जॉज प्रेजेंट है। ठीक, तो दो क्वेश्चंस बन गए कि जॉज एब्सेंट किस में है, प्रोटोकॉर्डेट्स, और जॉज प्रेजेंट किस में है, बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का, साइकस, एल्गे, ब्रायोफाइट्स या फिर लाइकन्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, लाइकन्स, लाइकन्स। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसकी प्रेजेंस में लाइकन्स की डेथ हो जाती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट होती है तो लाइकन्स की डेथ हो जाती है, मतलब पेरिश हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। द लार्वे ऑफ कॉकरोच को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर, निम्फ, मैगॉट या ग्रब। तो करेक्ट आंसर इज निम्फ। द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज निम्फ। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं कि कॉकरोचेस, जो कॉकरोचेस हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं। प्रोसेस क्या है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉकरोचेस डेवलप होती हैं। अब इस मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस, एक सेकेंड, स्टेजेस, सबसे पहला एग, फिर निम्फ जो लार्वा ऑफ कॉकरोच है, और लास्ट इज एडल्ट। और ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं मेटामॉर्फोसिस में, ये कौन रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन। THYROXINE, थायरॉक्सिन। ये एक हार्मोन है, ये रेगुलेट करता है मेटामॉर्फोसिस के स्टेजेस, या जो कहीं हम चेंजेस आ रहे हैं कि एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट। ठीक, कॉकरोचेस कैसे डेवलप होते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू, और 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, एग, निम्फ, एडल्ट। और ये स्टेजेस में चेंजेस कैसे आते हैं, हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग। एक इंसेक्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके क्या क्या, मतलब बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, 3 पेयर ऑफ लेग, 4 पेयर ऑफ लेग्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, पेयर ऑफ विंग्स एंड एंटीना, या फिर बोथ 1 and 3।
तो करेक्ट आंसर इज बोथ 1 एंड 3rd। मतलब उसमें बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स भी हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन के 3 सेक्शंस भी हैं, 3 सेक्शंस। ठीक, और इनकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर किसका? एंटीना का। आइज, कंपाउंड आइज कहते हैं। एंड ऑल्सो विंग्स। विंग्स कभी कभार मतलब चेंज होता रहता है, जैसे या तो 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं या फिर 2 पेयर्स, 1 या 2 में मतलब फिक्स नहीं है, कभी किसी में 1 या किसी में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, एन ईयर ड्रम इज एब्सेंट इन। ईयर ड्रम इन चारों में से किस में एब्सेंट है? स्नेक्स में। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ईयर ड्रम मेम्ब्रेन है किसकी? मिडल ईयर की। मिडल ईयर की मेम्ब्रेन कौन सी है? ईयर ड्रम। और कुछ ईयर रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नेक्स्ट पेपर में ज़रूर इसका एक या दो क्वेश्चन ज़रूर होंगे जो मॉक टेस्ट होगा। ईयर ड्रम मेम्ब्रेन ऑफ मिडल ईयर, ये अभी पहले ही कराया क्वेश्चन में। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर किससे बना होता है? पिना और ऑडिटरी कैनाल से। मिडल ईयर इज फिल्ड विद एयर और 3 टाइनी बोन्स होती हैं उसमें। वो 3 टाइनी बोन्स कौन सी होती है? ऑसिकल्स, हैमर एंड स्टिरअप। लास्ट इनर ईयर जो किससे बना होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। ठीक, और ईयर ड्रम मेम्ब्रेन ऑफ मिडल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है? कोई भी ग्रुप ऑफ वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इट रेफर्स टू एनी ग्रुप ऑफ वायरसेस, कोई भी ग्रुप वायरस का जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। अब हमें बताना है बैक्टीरियोफेज कब और किसने डिस्कवर किया, मतलब किसने डिस्कवर किया। तो करेक्ट आंसर इज फेलिक्स डे हेरेले एंड फ्रेडरिक ट्वॉट। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था ये बैक्टीरियोफेज। और कब कब किया था? फेलिक्स डे हेराले ने फ्रांस 1917 में किया था, फ्रांस में 1917 में, और फ्रेडरिक ट्वॉट ने ग्रेट ब्रिटेन में 1950 में। एक चीज़ आपको और आ सकती है कि इस टर्म को कॉइन किसने किया, मतलब किसने इसको नाम दिया? तो इसको नाम दिया है तो इसको नाम दिया है फेलिक्स डे हेरेले ने बैक्टीरियोफेज। और इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया ईटर। ठीक, फेलिक्स डे हेराले एंड फ्रेडरिक ट्वॉट ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कब किया? फ्रांस 1917 एंड ग्रेट ब्रिटेन 1950 में। और जो डे हेराले सर हैं, इन्होंने इसका नेम कॉइन किया था, मतलब इसका नेम दिया था बैक्टीरियोफेज। उसका मतलब क्या था? बैक्टीरिया ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली हैच्ड टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स। जो न्यूली हैच्ड टैडपोल होता है, जो फ्रॉग की वो स्टेज होती है, वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है? एक्सटर्नल लंग्स के थ्रू। और जो फ्रॉग होता है वो जो टैडपोल है वो एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू, और जो फ्रॉग है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, वायरस इन लैटिन मीन्स। वायरस को लैटिन में वायरस जो वर्ड है, लैटिन का वर्ड है, उसका क्या मतलब है? काफ़ी इजी होगा सबके लिए कर देना। स्वीट नॉट पॉसिबल, स्मॉल भी नहीं कहा जा सकता, फ्लूइड भी नहीं है, तो एक तरह का पॉइजन ही है। तो वायरस का मतलब है पॉइजन या फिर अदर नॉक्शियस सब्सटेंसेस, other noxious substances. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज। जो बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब कहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
कौन सा है? तो वो है एमीबा। एमीबा। और इसको अराउंड अक्टूबर 2011 में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था। इस ज़ीनोफाइफोर्स अक्टूबर 2011 में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था एमीबा का ये एक पार्ट, मतलब एमीबा की टाइप, जो कि पैसिफिक इन मेरियाना ट्रेंच के बीनीथ सरफेस पे मिली थी, डीप इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस में मिली थी। और ये अराउंड 4 इंचेस बड़ा था, अराउंड 4 इंचेस। मतलब हम कहें ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो सबसे बड़ा यूनिसेलुलर एमीबा का ऑर्गेनिज्म है वो ज़ीनोफाइफोर्स है। कहाँ मिला था? बीनीथ द सरफेस ऑफ पैसिफिक इन मेरियाना ट्रेंच। कब मिला था? अक्टूबर 2011 में रिसर्चर्स को मिला था। और ये अराउंड 4 इंचेस बड़ा है। तो ये सबसे बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन हुआ? एमीबा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली ऑफ। पल्सेस इन चारों में से किसकी फैमिली से, मतलब इनमें से कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है? लेग्यूमिनोस। और पल्सेस का एक इम्पॉर्टेंट काम और देखिए, ये तो सबको ही पता होगा कि ह्यूमंस की डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रोटीन सोर्स है एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के लिए। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल और है, ये क्रॉप रोटेशन में हेल्प करते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन की फिक्सिंग में हेल्प, मतलब ये एक नाइट्रोजन फिक्स इजीली कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। क्रॉप रोटेशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, हमें मैच करना है इन चारों के साथ। क्लोरोफिल, देखो प्लांट डिजीज नहीं है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, डाइजोट्रॉफ नहीं, प्लांट सरफेस से वाटर लॉस नहीं। क्लोरोफिल तो हम प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है, पता है ना, एनर्जी देता है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट अब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूजेस इट एनर्जी टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या हो गया? क्लोरोफिल मैचेस विथ सेकेंड, क्लोरोफिल गोज विथ सेकेंड। ठीक, मतलब ए का आंसर है सेकेंड नंबर पे सिर्फ यही है, 4th। मतलब हमारी ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गई, बट फिर भी बाकी भी देख लेते हैं कि नॉस्टॉक वो क्या है? डाइजोट्रॉफ। डाइजोट्रॉप की एक एग्जांपल है नॉस्टॉक। डाइजोट्रॉप करता क्या है? इट फिक्सेस नाइट्रोजन गैस इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ये नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है ताकि वो एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होके, मतलब कोई वर्क में काम आ सकते। जैसे कि यूजेबल फॉर्म जैसे कि हो गई अमोनिया वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक, तो डाइजोट्रॉप क्या करते हैं? इट फिक्सेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ट्रांसपीरेशन मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बताते हैं। इट हेल्प्स इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। जो प्लांट सरफेस के ऊपर से वाटर लॉस होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। और रेस्ट क्या रहा? रस्ट ऑफ इट लास्ट बचा क्या? प्लांट डिजीज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, मतलब 4th। फर्स्ट का हो गया डी, रस्ट ऑफ इट प्लांट डिजीज। फोटोसिंथेसिस का हो गया, फोटोसिंथेटिक का हो गया क्लोरोफिल, डाइजोट्रॉप का हो गया नॉस्टॉक, और लॉस ऑफ वाटर प्लांट सरफेस हो गया ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स इज। बायोसिस्टमैटिक की बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? फिनोटाइप, इकोटाइप, फ्लोरोटाइप या जीनोटाइप? करेक्ट आंसर क्या है? इकोटाइप। वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बाकी अगर जिसको भी जानना है तो बायोसिस्टमैटिक एक स्टडी है। बायोसिस्टमैटिक एक स्टडी है प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन की जेनेटिक एवोल्यूशन को लेकर। जेनेटिक एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पॉपुलेशन की स्टडी को कहा जाता है बायोसिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। इनमें चारों में से पॉन्ड सिल्क किसको कहा जाता है? स्पाइरोगायरा, राइजोपस
यीस्ट या यूलोथ्रिक्स? तो करेक्ट आंसर क्या है? स्पायरोकाइरा या फिर कहीं एल्गी। एल्गी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इन्हें वाटर सेल, पॉन्ड्स कम, मरमेड्स ट्री भी कहा जाता है। तो मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, पॉन्ड सेल क्या वाटर सेल, क्या पॉन्ड्स कम या मरमेड्स ट्री। और इन्हें अब ये नेम से क्यों बुलाया जाता है, पॉन्ड सेल, वाटर सेल, पॉन्ड्स कम? इससे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इनकी शेप काफ़ी स्लाइमी होती है। इसकी स्लाइमी शेप के कारण इन्हें पॉन्ड सेल कहा जाता है। और इन्हें मरमेड्स ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी अपीयरेंस ब्राइट ग्रीन कलर की होती है। जो इनका अपीयरेंस होती है ना, वो ब्राइट ग्रीन कलर की होती है। ब्राइट ग्रीन सिल्की अपीयरेंस, इसके कारण इसे मरमेड्स ट्री भी कहा जाता है। मरमेड्स ट्री है ये, मरमेड्स ट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट्स इन। यूरिक एसिड किस, इन चारों में से किसका चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट है? मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो वेस्ट है, नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिक एसिड है। तो फ्रॉग्स, बर्ड्स, फिशेस या मैनकाइंड? तो करेक्ट आंसर है बर्ड्स। बर्ड्स। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हो गया लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, सम रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इन सब का, एक मिनट, लैंड स्नेल्स का, इंसेक्ट्स का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन सा है? यूरिक एसिड। आपके मतलब क्वेश्चंस या एग्जांपल्स चेंज भी हो सकते हैं, तो ये 4 भी, मतलब ये 3 भी आपके यूरिक एसिड एक नाइट्रोजनियस वेस्ट है, इन सब का भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, टू कंजर्व कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी प्लेस को मेरीन पार्क डिक्लेयर कर दिया है? इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज मेरीन पार्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन से को मेरीन पार्क डिक्लेयर कर दे दिया है? क्यों? कोरल रीफ्स को कंजर्व करने के लिए। कोरल रीफ्स को कंजर्व करने के लिए। गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मैनर या फिर अंडमान आइलैंड्स? क्या आंसर है इसका करेक्ट? गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ। ये थोड़ा एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। और ये भी ध्यान रखिए किस एक्ट के अंडर हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल मेरीन पार्क है। फर्स्ट नेशनल मेरीन पार्क ऑफ इंडिया क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, ये सब हो गया। ये आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट नेशनल मेरीन पार्क ऑफ इंडिया इज, तो ये 4 ऑप्शन हो गई या कोई भी ऑप्शन हो गई, तो आपका आंसर होगा गल्फ ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन, इन कैक्टस द स्पाइन्स आर मॉडिफाइड। कैक्टस में जो स्पाइन्स होती हैं, जो ऐसे ऐसे पोर्शन होते हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी है, चलो कोई बात नहीं। जो कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो एक तरह के मॉडिफाइड क्या होते हैं कि स्टेम होते हैं, स्टिपुलस होते हैं, लीव्स होते हैं, बड्स होते हैं। तो जो काफ़ी सारे मतलब मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो कैक्टस के स्पाइन्स हैं वो एक तरह के लीव्स है, एक तरह के लीव्स है। तो कहें आर द मॉडिफाइड लीव्स। वो उनको हर्बीवोरस एनिमल्स या फिर मतलब जो भी हर्बीवोर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह के कांटे हैं ना, स्पाइन्स तो कांटे हैं, कांटे तो कोई खाएगा ही नहीं, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और इवन रात में स्टेम उनकी दिन में स्टेम हीट रेडिएट करता है, मतलब हीट रिलीज़ करता है, स्टेम से हीट रिलीज़ करता है स्पाइन्स। ठीक है ना, स्पाइन्स स्टेम से हीट रिलीज़ करते हैं, रात दोपहर में रेडिएट करते हैं, और रात में
वाटर वेपर्स कलेक्ट करते हैं ताकि दिन में यूज़ आए। तो ये सब इनके प्रोसेस ही एक तरह का कि स्पाइंस लीव्स हैं, स्पाइंस एक मॉडिफाइड लीव्स हैं और वो ताकि वो हर्बीवोर्स से उनकी प्रोटेक्शन कर सके, और वो स्टेम की हेल्प करती है हीट रेडिएट करने में और वाटर वेपर कलेक्ट करने में एट द नाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन 4 में से किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया, मतलब स्टार्ट किया? लिनियस, जॉन रे, हुक्सले, एरिस्टोटल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबको पता ही होगा, स्पीसीज को, लिविंग बीइंग की स्पीसीज को नेम देने को कहते हैं। एक फॉर्मल सिस्टम है, उसमें जो लिविंग बीइंग की स्पीसीज है उनको नेम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, ये किसने स्टार्ट किया? तो वो थे लिनियस। और इनका पूरा नाम क्या है? कार्लस लिनियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो ICZN है, ICZN इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कब इस्टेब्लिश हुआ? 1898, 1988, 2001 एंड 1664। सॉरी, इनमें से एक ऑप्शन मतलब आंसर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शंस गलत हैं। आंसर है 1895, मतलब 18 सितंबर 1895 को ICZN इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1895। और इसका वर्क क्या है? ये चेक करता है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम है या नहीं। यूनिफॉर्म सिस्टम किस में? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में। क्या सिस्टम? कि एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं ना, हमने पिछले वीडियोस में किया था कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम क्या है। ऐसे ही सब साइंटिफिक नेम्स सभी एनिमल्स को दिया गया है और सबका एक यूनिक साइंटिफिक नेम है, कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा और यूनिवर्सली मतलब सबने एक्सेप्ट किया उस नेम को। तो मतलब साइंटिफिक नेम वगैरह देने का ये एक सिस्टम, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का सिस्टम काफ़ी यूनिफॉर्मली चलाने का सब वर्क इसके अंडर आता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और कब इस्टेब्लिश हुआ? 18 सितंबर 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, कैक्टस इज रेफर्ड टू एज। कैक्टस को इन चारों में से क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, ज़ेरोफाइट या एपीफाइट? तो करेक्ट आंसर क्या है? ज़ेरोफाइट कैक्टस अभी किया था हमने कि स्पाइंस होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। जो स्पाइंस होती हैं वो हेल्प करती है स्टेम को हीट रेडिएट करने में और कूल पहुंचाने में, वाटर वेपर्स मतलब ठंडी नाइट्स में वाटर वेपर्स कलेक्ट करने में। ठीक, ये सब किया था। तो स्पाइंस वगैरह इन सब को क्या चाहिए होता है? वेरी लिटिल वाटर। कैक्टस को क्या चाहिए होता है? वेरी लिटिल वाटर। तो ज़ीरोफाइट वही होते हैं जिनको, जो डेजर्ट लैंड्स वगैरह नहीं होते, डेजर्ट लैंड्स हो गए जिसमें पानी का मतलब पानी की कमी है, वाटर बहुत कम है। डेजर्ट्स हो गए जैसे आइस एरियाज हो गए या स्नो एरियाज हो गए। क्योंकि देखो पानी की कमी है, ये नहीं कह रही कि ठंडा है या गर्म है, ये टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, सब वाटर की बात हो रही है। ठीक ना? तो डेजर्ट्स या आइस या स्नो एरियाज रिलेटेड हो गए हैं वो सब प्लांट्स जो इस एरिया में फाउंड करते हैं, इजीली रह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ज़ेरोफाइट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज एसेंशियल फॉर। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना होता है तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमेटल फॉर्मेशन या स्टोमेटल ग्रोथ? तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए एनर्जी, स्टोमेटल ओपनिंग को चाहिए एनर्जी। वो कहाँ से मिलेगी? स्टार्च को शुगर से कन्वर्ट करके, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। और स्टोमेटल ओपनिंग किससे रिलेटेड है? ट्रांसपीरेशन से, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करती है। और ट्रांसपीरेशन हमने अभी किया थोड़ी देर पहले कि क्या होता है ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। लॉस कैसे होगा?
पानी इवेपोरेट होने लग जाएगा धूप में, जैसे पानी इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, ऐसे ही स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू पानी इवेपोरेट होने लग जाएगा प्लांट से। और मोस्टली स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होता है? लीव्स में, जो कि क्या हेल्प करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पैसेज में, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज एसेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिशेस। लोकोमोटरी ऑर्गन स्टारफिश का कौन सा है? ट्यूब फिट, पेडल, मस्कुलर फीट या फिर फ्लिपो? तो करेक्ट आंसर इज ट्यूब फिट। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्टारफिश में जो ट्यूब फिट है सिर्फ लोकोमोशन में नहीं, एक असेसरी गिल की तरह भी एक्ट करता है, असेसरी गिल की तरह भी एक्ट करता है। ठीक, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।